जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की आज की हमारी बिल्कुल लास्ट क्लास है और इस क्लास के साथ पॉलिटिकल ज्योग्राफी का द एंड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो हम डिस्कस कर लेंगे कौन सी यूनिट पढ़नी है। अब देखो, आज की जो मैं क्लास पढ़ाऊँगा इसमें कंटेंट तो बहुत सारा है, लेकिन हम केवल वो पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना चाहिए। बाकी कंफ्यूज करने का टारगेट लेके हम पढ़ाएं, आपको केवल पढ़ाने का टारगेट कि हमें 2 घंटे की क्लास पढ़ानी है, 1 घंटे की क्लास पढ़ानी है। तो यदि आपका ऐसा टारगेट है कि हमें बहुत लंबा पढ़ाना है, हमें केवल पढ़ना है, वो चाहे हमारे रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, तो देखो ऐसा मेरा खुद का पर्सनली टारगेट नहीं होता। मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि हम पेपर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएं, कि जो हमारे लायक है वो पढ़ाएं। तो यहाँ जो आज की क्लास है ना, इसमें बहुत कम ऐसा कंटेंट मिलेगा, 10-15 पेज है ये। इसमें बहुत कुछ ऐसे पेज मिलेंगे जो हमारे काम के हैं। बाकी सारी चीज़ें बस इस तरीके से हैं कि वो एक फॉर्मेलिटी रहती है नोट्स बनाने की। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है देश, कंट्री, नेशन, राष्ट्र, किंगडम, राष्ट्र, राज्य, नेशन। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ। देश, देश के बारे में देखो, सबसे पहले राज्य। राज्य की परिभाषा क्या होती है कि राजनीतिक स्वरूप से निर्मित एक सीमाबद्ध क्षेत्र जो प्रशासनिक संगठन के द्वारा शासित होता है। ठीक है, राजनीतिक स्वरूप से निर्मित एक सीमाबद्ध क्षेत्र जो प्रशासनिक संगठन के द्वारा क्या होता है, शासित होता है। देश क्या होता है, एक राष्ट्र जिसकी अपनी सरकार होती है और विशेष क्षेत्र पर कब्जा होता है। जैसे भारत, इसकी अपनी एक सरकार है, एक विशेष एरिया के ऊपर इसका क्या है, कब्जा है। नेशन, राष्ट्र, एक भावात्मक रूप से शासित क्षेत्र जो क्षेत्रीय अस्तित्व रखता है, जैसे कुर्द। ठीक है, नेशन क्या होता है, एक भावात्मक रूप से शासित क्षेत्र होता है। कैसा होता है, एक भावात्मक रूप से शासित क्षेत्र होता है, एक भावात्मक रूप का क्षेत्र होता है जिसका एक निश्चित क्या होता है, एरिया होता है। किंगडम क्या होता है, एक राज्य, नेशन, क्षेत्र जो राजा या रानी द्वारा शासित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम बोलते हैं, जिसके ऊपर किसी राजा या रानी का अधिकार होता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, हिमालय किंगडम है, नीदरलैंड किंगडम है। अब जो हिमालय किंगडम है इसमें नेपाल और भूटान दो शामिल हो जाते हैं। नीदरलैंड किंगडम है और इसके अलावा एक यूनाइटेड किंगडम है। राष्ट्र, राज्य के बारे में बात की जाए, एक भावात्मक एकता का क्षेत्र जिसकी एक सरकार है और भौतिक सीमाओं से आबद्धित है। जो राष्ट्र राज्य क्या होता है, जो राष्ट्र राज्य होता है एक भावात्मक एकता का क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसकी एक सरकार होती है और वो एक भौतिक सीमाओं के द्वारा क्या होता है, आबद्ध होता है। जैसे जापान। हम राज्य के बारे में बात करें, स्वर्गम स्टेट के बारे में बात करें, तो वह राज्य जो अपनी सरकार का संचालन करता है, किसी के अधीन नहीं है। स्वर्गम स्टेट वो होता है जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता, वो किसी के अधीन नहीं होता, बल्कि वो अपनी सरकार का संचालन खुद स्वयं करता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले सीमाओं के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, फिर सीमांत के बारे में। देखिए, सीमाओं के ऊपर सबसे पहले कार्य किया था रैटजेल मोदे ने। अब सीमाओं की विशेषताएं, सीमाओं का अंकन, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले नहीं पढ़ाया, उनको मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। देखो, आपको ये विशेषताओं को भी साथ के साथ याद कर लेना। ये सीमाओं का कुछ विशेषताएं हैं जो हमने वहाँ पर कवर नहीं की। जैसे सीमाएं ऊर्ध्वाधर तल वाली होती हैं। ठीक है, दो राज्यों के मध्य बाधा स्वरूप होती हैं। इस तरीके से कुछ बातें हैं जिनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा सीमाओं का अंकन, तो सीमाओं का जो अंकन है, सीमाओं का जो निर्धारण है, वो निश्चय, निर्धारण, अंकन, तीन शामिल होते हैं। सीमाओं के अंकन में तीन फैक्टर होते हैं, पहला अंकन होता है, दूसरा निर्धारण होता है, तीसरा निश्चय होता है। ठीक है, प्राचीन कालीन सीमाएं, तो ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो इसको आप स्किप कर दो। तो इस तरीके से सीमाओं के संबंध में हमें यहाँ पर कुछ नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो इन विशेषताओं को आप पढ़ लेना।
मैंने कुछ विशेषताएं पहले बता दी, तो यहाँ पर कुछ अलग विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी जिनको आप उन सीमाओं के नीचे लिख लेना। इसके अलावा यदि हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो पॉन्डस मोड है उसकी डेफिनेशन है कि सीमाएं राज्य की सार्वभौमिकता को पड़ोसी राज्य से अलग करती हैं। सीमाएं क्या करती हैं? राज्य की जो सार्वभौमिकता है उसको जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे क्या करती हैं? अलग करती हैं। तो ये पॉन्डस मोडे के द्वारा सीमा की डेफिनेशन दी गई थी जिसको हमें याद करना है। उसके बाद हम सीमांत के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले बात, सीमांत के ऊपर सबसे पहले काम रैटजेल मोडे ने किया था। दूसरी बात, सीमाओं के संबंधित यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। सीमांत के संबंधित यहाँ पर कुछ विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं में आप उन विशेषताओं को, सीमांत की जो विशेषताएं मैंने आपको परसों वाली क्लास में पढ़ाई थी उनके नीचे लिख लेना, जिनको हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है। ठीक है। सीमांत सीमाओं के विकास से पहले का तत्व जो नदी, पर्वत, दलदल या सांस्कृतिक तत्व के रूप में मौजूद होता है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। केवल आपको क्या करना है, जो सीमांत और सीमाओं की जो विशेषताएं हैं उनमें जो विशेषताएं हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ी उनको नोट डाउन कर लेना। अब पड़ोसी राज्यों के साथ स्थिति की बात की जाए, देखो इसको भी हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इसमें ये याद करना है, जो मैं जब भारत पढ़ाऊँगा ना, भारत के बारे में पढ़ाऊँगा, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर हम कवर कर लेंगे कि भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक अभिगम्यता व स्थिति, इसको भी हमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो केवल हमारे नॉलेज बढ़ाने से संबंधित हैं। यदि हम पेपर ओरिएंटेड की बात करें तो उस तरीके का कंटेंट नहीं है ये। अब हम राज्य के आकार की बात करें तो इसको भी मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो देश हैं उनका आकार, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इन दोनों को याद करने के मैंने 2 तरीके बना रखे हैं। पहला है रुक चीस ब्राज़ील से आया भारत। ठीक है, रुक चीस ब्राज़ील से आया भारत। रू रूस, कै कनाडा, ची चाइना, से संयुक्त राज्य अमेरिका। रुक चीस ब्राज़ील से आया ऑस्ट्रेलिया भारत। ठीक है, तो रुक चीस ब्राज़ील से आया भारत, ये सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य देश हैं क्षेत्रफल के घटते क्रम में। मतलब क्षेत्रफल के आधार पर देशों को यदि हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो उसकी ट्रिक बना रखी है मैंने कि रुक चीस ब्राज़ील से आया भारत। अब यदि मैं बात करूं जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों को यदि हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसमें आएगा कि जब चाइना ने भारत को अमेरिका के साथ इश्कबाजी करते हुए पकड़ा, जब का मतलब है जनसंख्या, जब चाइना ने पहले नंबर पर, भारत को दूसरे नंबर, अमेरिका के साथ तीसरे नंबर, इश्क इंडोनेशिया, बाजी ब्राज़ील करते हुए पकड़ा पाकिस्तान। 6 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों को हमने अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया कि जब चाइना ने भारत को अमेरिका के साथ इश्कबाजी करते हुए पकड़ा। 2 ट्रिक। पहली ट्रिक, जब चाइना ने भारत को अमेरिका के साथ इश्कबाजी लड़ाते हुए पकड़ा। दूसरी ट्रिक, रुक चीस ब्राज़ील से आया भारत। राज्य की आकृति, ये भी हमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमें कुछ पढ़ना है। देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। देखो, चिली एक अर्धलंबाकार देश है। यहाँ पर ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, चिली का आकार कैसा होता है, अर्धलंबाकार होता है। अब जब आप मानचित्र में चिली का जब मानचित्र देखोगे तो चिली का मानचित्र आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक अर्धलंबाकार है। तो चिली का आकार कैसा है, एक अर्धलंबाकार है। कैसा, एक अर्धलंबाकार है। तो अर्धलंबाकार है, तो इससे हमें एक बात का और पता चल गया है, इस तरीके से चिली।
ठीक है। तो चिली जब इस तरीके से है तो इससे एक तो ये पता चला कि चिली का देशांतर विस्तार क्या है, कम है। दूसरा में क्या पता कि चिली का अक्षांश विस्तार क्या है, ज़्यादा है। चिली एक अर्ध लंबवाकार आकार का होता है। चिली का देशांतर विस्तार कम होता है बल्कि इसका अक्षांश विस्तार अधिक होता है। सेहत आकार के बारे में हम बात करें, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, देखो आपको केवल ये याद करना है कि सेहत आकार के देश कौन कौन से हैं। अब सेहत आकार क्या है आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी मेरे हिसाब से केवल आप ये याद कर लो कि सेहत आकार के देश कौन कौन से हैं। वे राज्य जिनका भौगोलिक केंद्र परिधीय क्षेत्रों से अलग लगभग बराबर दूरी पर स्थित है। यह किसी राज्य की आदर्श स्थिति है। ये राज्य आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होते हैं कि वे राज्य जिनका भौगोलिक केंद्र परिधीय क्षेत्रों से लगभग बराबर दूरी पर है। और ये जो सेहत आकार है किसी राज्य का, यदि सेहत आकार है तो वो क्या है, एक राज्य का आदर्श रूप है। अब सेहत आकार का मतलब समझाता हूँ। ये कोई राज्य है, सपोज दैट इस तरीके का, नहीं ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका केंद्र है। तो अब देख लो चारों तरफ क्या है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। देख लो इन कोनों की, चारों कोनों की क्या है, दूरी लगभग बाजार या केंद्र स्थल से समान है। इन चारों की दिशाओं की देख लो, इनकी भी जो डिस्टेंस है वो लगभग क्या है, बाजार केंद्र से या केंद्र स्थल से समान दूरी पर है। देखो इसकी डिस्टेंस देख लो, चाहे इसकी डिस्टेंस देख लो, बराबर है। ये डिस्टेंस देख लो, चाहे ये डिस्टेंस देख लो, बराबर है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये चारों डिस्टेंस लगभग बराबर हैं। तो क्या है, ये एक सेहत आकार का देश है। सेहत आकार का देश हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे फ्रांस है, पोलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है। ये चार देशों के नाम याद कर लो। इन चार देशों का जो आकार है वो कैसा है, सेहत आकार है। लंबाकार आकार का देश कौन सा है, चिली है। अर्ध लंबाकार आकार का देश कौन सा है, चिली है। अब विस्फोटक आकार के देश की हम बात करें, कुछ राज्यों की लंबाई में और चौड़ाई में संतुलन रहते हुए उनके एक या दो भाग पतले रूप से बाहर निकले होते हैं, उसको बोलते हैं विस्फोट। विस्फोट आकार का जब कोई राज्य होता है तो उसकी आकृति कैसी होती है, बिल्कुल इस तरीके से होती है कि उनकी लंबाई और चौड़ाई में तो क्या बैलेंस है। जो विस्फोट आकार के जो राज्य होते हैं, तो जो विस्फोट आकार के जो शेप होती है ना, जो विस्फोट आकार की जो आकृति होती है, उसकी सबसे खास बात क्या होती है, उसकी सबसे खास बात होती है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में क्या है, बैलेंस है। लेकिन उनके क्या हैं, उनका एक या दो भाग पतले रूप से क्या होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं। क्या होते हैं, उनके एक या दो भाग हैं जो पतले रूप से बाहर निकले हुए होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, लगभग इनकी, आप जैसे कोई इस तरीके से मानचित्र बना लो, ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अब देखो ये चौड़ाई देख लो लगभग बराबर है, लंबाई देख लो लगभग बराबर, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे चिली का मानचित्र की आप बात करोगे तो उसमें चौड़ाई बिल्कुल कम है जबकि लंबाई बहुत ज़्यादा है। आप इस आकृति की बात करोगे तो इसमें चौड़ाई और लंबाई दोनों में लगभग क्या है, संतुलन है। लेकिन इसके दो भाग हैं, एक ये भाग, एक ये भाग क्या है, पतले रूप से आगे निकले हुए हैं। तो इसको आप क्या कहोगे, विस्फोट आकार बोलोगे। और ठीक है, जिन देशों का मानचित्र इस टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं, विस्फोट आकार वाले देश बोलते हैं। जिसमें आ जाते हैं म्यांमार आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है। बस ये तीन याद कर लो, म्यांमार, थाईलैंड और ऑस्ट्रिया। उसके बाद हम बात करें विचलाकार आकार के देश, वे राज्य जो दो या दो से अधिक अलग अलग भागों में फैले हुए होते हैं। वे राज्य जो दो या दो से अधिक अलग अलग भागों में फैले हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं विचलाकार के देश। अलग अलग भागों में फैले हुए होते हैं, जैसे वो सारे के सारे देश आ जाएंगे यहाँ पर जिनके द्वीप हैं। भाई एक देश है इस तरीके से फैला हुआ है चारों तरफ, कोई देश है इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है, कि जब एक ही देश दो या दो से अधिक या एक से अधिक भागों में अलग अलग जगह पर फैला हुआ है, ठीक है। तो जैसे द्वीपीय देश हैं, चाहे आप जापान की बात कर लो, जापान में 4 द्वीप है बड़े,
वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, सॉरी 3 द्वीप जुड़े हुए हैं, एक द्वीप तो फिर भी अलग हुआ। इसके अलावा और जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जापान में लगभग 1400 के आसपास द्वीप हैं, तो बाकी के जितने द्वीप हैं क्या है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन वो किसका हिस्सा है, जापान का हिस्सा है। फिलीपींस इसमें अपने इंडोनेशिया में देख लो, फिलीपींस में देख लो, मलेशिया में देख लो, ग्रेट ब्रिटेन देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, मॉरिशस देख लो, मालदीव देख लो। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग भागों में फैले हुए देश हैं। ठीक है, जब किसी देश के 2 या 2 से अधिक भाग होते हैं या एक से अधिक भाग होता है, कि जब कोई भी देश एक या एक से अधिक भागों में फैला हुआ होता है, या जब किसी एक देश के एक या एक से अधिक भाग होते हैं जो अलग अलग जगह पर होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, विचलाकार देश बोलते हैं। उसके बाद होता है भेदनाकार राज्य। वे राज्य जो इस प्रकार की आकृति रखते हैं जो किसी दूसरे राज्य के अंतर्गत प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, भेदनाकार राज्य कौन से होते हैं, वे राज्य जो किसी दूसरे राज्य के अंदर क्या होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। जैसे लाओस है, वेटिकन सिटी है, सैन मेरिनो है, मोनाको है। तो आप इसमें ज़्यादा मत याद करो, वेटिकन सिटी को याद कर लो, मोनाको को याद कर लो बस। ठीक है, मोनाको और वेटिकन सिटी किसके एग्जाम्पल है, भेदनाकार राज्य के हैं। अब हम बात करते हैं एकात्मक सरकार और संघात्मक प्रणाली। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, कल वाली क्लास में ही मैंने इन दोनों को समझा दिया था, एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो विशेषताएं हैं एकात्मक सरकार की और संघात्मक सरकार की, कुछ ऐसी विशेषताएं होंगी 1 या 2 जिनको हमने कल वाली क्लास में नहीं करवाया, तो उनको वहाँ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी यहाँ से कवर करवा दी थी। ठीक है, इन एग्जाम्पलों को मत याद कर लेना वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप तो केवल ये चीज़ याद कर लो कि एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक क्या होती है, एकात्मक की विशेषता क्या होती है, संघात्मक की विशेषता क्या होती है, जो मैंने बहुत अच्छे से परसों वाली क्लास में पढ़ा दिया था। कुछ कुछ विशेषताएं हो सकती हैं जो यहाँ पर अलग हो, जिनको आप कवर कर लेना। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भू राजनीति, राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा, फ्रांसीसी विचारधारा है ये। फ्रांसीसी विचारधारा के समर्थक हैं ब्लास, जीन, ब्रून्स, रैकलेस, हरकोट, सिगफ्रीड। ठीक है, आंद्रे सिगफ्रीड हैं, हरकोट है, रैकलेस है, ब्रून्स है और ब्लास हैं। तो ये टोटल 5 विद्वान हैं जो किसके समर्थक हैं, राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा के समर्थक हैं। और राजनीतिक भूदृश्य की विचारधारा कौन से देश से संबंधित है, तो वो फ्रांस से संबंधित है, ये फ्रांस की विचारधारा है। तो यहाँ पर ये जो विचारधारा, ये जो कैंडिडेट है ना, ये किसके समर्थक हैं, फ्रांसीसी विचारधारा के समर्थक हैं। राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा एक अमेरिकन विचारधारा है। ठीक है, क्या है, एक अमेरिकन विचारधारा है जिसके समर्थक हैं टेलर, हॉडसन, सावर और हिटलसी। ठीक है, राजनीतिक पारिस्थितिकी विचारधारा एक अमेरिकन विचारधारा है जिसके समर्थक हैं टेलर, हॉडसन, सावर और हिटलसी। फिर हम बात करते हैं राज्य की जैविक विचारधारा, जो जर्मन विचारधारा है एक, जिसके समर्थक हैं रेटजेल और हाउसहोफर महोदय। ठीक है, जो राज्य की जैविक विचारधारा है उसके समर्थक कौन है, रेटजेल और हाउसहोफर है। राज्य की जैविक विचारधारा एक जर्मन विचारधारा है। अब देखो राजनीतिक पर्यावरण उपागम, इसके प्रवर्तक हैं रेटजेल महोदय। रेटजेल महोदय नियतिवादी विचारधारा से संबंधित थे, नियतिवाद का समर्थन करते थे, हम थॉट में पढ़ाएंगे आपको। शक्ति विश्लेषण उपागम हाउसहोफर से संबंधित है, हाउसहोफर जर्मन विचारधारा से संबंधित है। तो जो शक्ति विश्लेषण उपागम है वो किससे संबंधित है, जर्मन विचारधारा से संबंधित है। आकारिकी उपागम अमेरिकन विचारधारा से संबंधित है और हॉडसन इसके प्रवर्तक हैं। तो जो आकारिकी उपागम है इसके प्रवर्तक कौन है, हॉडसन महोदय, जो कि एक अमेरिकन विचारधारा है। उसके बाद हम बात करें ऐतिहासिक या उत्पत्ति संबंधी उपागम। तो ऐतिहासिक या उत्पत्ति संबंधी उपागम की बात करें तो इसके प्रवर्तक हैं हिटलसी महोदय, जो कि क्या है, एक अमेरिकन विचारधारा है।
फिर हम बात करें कार्यात्मक उपागम के बारे में, तो कार्यात्मक उपागम के प्रवर्तक कौन है? हॉटसन महोदय हैं। और कार्यात्मक उपागम क्या है? एक अमेरिकन विचारधारा है। ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन किससे संबंधित है, इनको डिटेल से नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ पर हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। राज्य के आंतरिक कार्यों का विश्लेषण, राज्य के बाह्य कार्यों का विश्लेषण, ये देखो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को। राज्य के 4 तत्व होते हैं, इनको आप पढ़ लेना। पहला क्षेत्र होता है, दूसरा राज्य की सरकार होती है, तीसरा जनसंख्या होता है, चौथा संप्रभुता राज्य को कानूनी अधिकार देता है। तो इसको भी आप मत पढ़ना। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, इनको भी आप मत पढ़ना। यहाँ से भी देखो अभी तक तो क्वेश्चन बना नहीं और आगे बन भी जाएगा। तो देखो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो पेपर पास कौन करता है? पेपर में टाइम की समस्या किसके साथ नहीं आती? पेपर में टाइम की समस्या उसके साथ नहीं आती जिसको समझ होती है कि हमें कौन से क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं हर क्वेश्चन में अपना भेजा लगाते हैं, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, 2-3 मिनट वेस्ट कर देते हैं, फिर उनसे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जिनको वो सही कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप वैसे भी गलत करोगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, आप कॉमन सेंस यूज करके इन क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हैं। जैसे वो देश जहाँ पर स्थल और जल दोनों की स्थिति उपलब्ध है, वो देश जहाँ पर सामुद्रिक स्थिति है, वो देश जहाँ पर महाद्वीपीय स्थिति है। तो महाद्वीपीय स्थिति वाले वो देश होते हैं जो चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरे हुए होते हैं, मतलब स्थलीय भाग से घिरे हुए होते हैं। सामुद्रिक स्थिति वाले वो देश होते हैं जो समुद्रों से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन सेंस वाली बातें हैं। अब राज्य का तीसरा तत्व, राज्य का चौथा तत्व, तो राज्य का तीसरा तत्व जनसंख्या है और राज्य का चौथा तत्व संप्रभुता है। ये दोनों बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार कि राज्य का चौथा तत्व संप्रभुता है, राज्य का तीसरा तत्व जनसंख्या है। अब ये राज्य के बारे में विशेषताएं हैं, देखो इनको भी मत पढ़ना। राष्ट्र है, इसको भी मत पढ़ना, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, इनको तो पढ़ ही लेना चाहिए आप। ठीक है ना, एक बार दिमाग से निकाल लेना इसको कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, राष्ट्र के तत्व कौन कौन से हैं। राज्य राजनीतिक क्षेत्र होता है, राज्य में सरकार होती है, राज्य में जनसंख्या होती है, राज्य की संप्रभुता होती है। ये चारों क्या है? राज्य के तत्व हैं। राज्य एक क्षेत्रीय इकाई है, राज्य राजनीतिक रूप से निर्मित होता है, यह क्षेत्रीय इकाई सीमाओं से आबद्ध रहती है, इसका केंद्रीय प्रशासन तंत्र होता है, यह एक संप्रभुता संपन्न राजनीतिक इकाई है, राज्य केंद्रीय प्रशासनिक संगठन द्वारा शासित है, राज्य में कई राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। ठीक है, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के तत्व कौन कौन से हैं? जैसे रक्त संबंध एकता है, प्रजातीय एकता है, धार्मिक एकता है, भाषाई एकता है, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक एकता है। तो ये सब क्या है? राष्ट्र के तत्व हैं। राष्ट्र क्षेत्रीय आधार अस्तित्व रखता है, राष्ट्र एक सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है, राष्ट्र एक सामाजिक समुदाय है, राष्ट्र एक भावात्मक रूप से शासित है, राष्ट्र का संबंध भावात्मक है। ठीक है, यह दीर्घकालिक विस्तार की एक प्रक्रिया है। तो ये कुछ बिल्कुल विशेषताएं थी राष्ट्र और राज्य की, जिनको आप एक बार देख लेना। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड, चाइना, भारत, कुर्द, ये राष्ट्र की एग्जाम्पल हैं। अब देखो स्थलबद्ध क्षेत्र कौन से होते हैं? स्थलबद्ध क्षेत्र वो होते हैं, स्थलरूढ़ क्षेत्र वो होते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए होते हैं। वो देश जो चारों ओर से स्थल से घिरे हुए होते हैं उनको हम स्थलरूढ़ देश बोलते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ स्थल से घिरे हुए हैं। जैसे हमें पूरे याद नहीं करना, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, चाड, और मैं बता देता हूँ जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, बोलीविया। केवल इनको याद कर लेना, ये कौन से देश हैं जो स्थल से घिरे हुए हैं। ठीक है, केवल इनके चारों तरफ स्थलीय विस्तार है, इनके चारों तरफ जलीय विस्तार नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बता दूं एक बहुत प्यारी बात मेरे प्यारे साथियों, ये जो देश है ना,
जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए ये देश हैं, ये क्या होते हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। इनका जो इकोनॉमी लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकते। भाई जलीय व्यापार होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। आज जापान बहुत ज़्यादा विकास क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास जलीय व्यापार करने का बहुत ही साधन उपलब्ध है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो जो स्थल रूढ़ देश होते हैं वो क्या होते हैं, इनको लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। तो स्थल रूढ़ देश वो देश होते हैं जो चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरे हुए होते हैं, इनको लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये सही ढंग से बहुत ही सस्ता वाला शानदार वाला व्यापार नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करें मध्यस्थ राज्य के बारे में कि मध्यस्थ राज्य क्या होते हैं। इनको हम बफर जोन बोलते हैं, बफर स्टेट बोलते हैं इनको, मध्यस्थ राज्य को बफर स्टेट बोलते हैं। वे राज्य जो दो बड़ी या शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों के बीच स्थित होते हैं, अर्थात ये एक संक्रमण क्षेत्र होते हैं कि दो बड़ी राजनीतिक इकाइयों के बीच या दो देशों के बीच में स्थित क्षेत्र या दो देशों के बीच में स्थित देश, उसको हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ देश कहते हैं, उसको हम मध्यस्थ राज्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से संक्रमण क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे इन दो देशों के बीच में सपोज दैट कोई देश है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संक्रमण देश कहेंगे। जो दो शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयों व सांस्कृतिक विचारधाराओं को अलग करता है। जो बफर जोन होता है, जो मध्यस्थ राज्य होता है, मध्यस्थ राज्य को हम बफर स्टेट बोलते हैं। ये दो देशों के सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारधाराओं को क्या करता है, अलग करता है। यहाँ पर आपको मिश्रित विशेषताएं देखने को मिलेंगी दोनों के दोनों स्टेटों की। जैसे नेपाल और भूटान है जो भारत और चाइना के बीच में बफर जोन के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा बेल्जियम है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बफर जोन का काम करता है। बेलारूस है जो रूस और पोलैंड के बीच में बफर जोन का काम करता है। स्वाजीलैंड है जो मोजाम्बिक और दक्षिणी अफ्रीका के बीच में बफर जोन का काम करता है। और इसके अलावा प्रागवे अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में है। उरुग्वे अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बीच में है। मंगोलिया है जो चाइना और रूस के बीच में है। तो ये जो मैंने बताया है, जैसे नेपाल, भूटान, इसके अलावा बेलारूस, बेल्जियम, स्वाजीलैंड, प्रागवे, उरुग्वे और मंगोलिया, इन बफर जोनों को आप अच्छे से याद कर लेना। इन बफर स्टेटों को, इन बफर कंट्रियों को आप अच्छे से याद कर लेना कि ये बफर स्टेट, बफर कंट्री कौन कौन से देशों के बीच में विद्यमान हैं। अब राजधानियों के प्रकार, तो देखो ये बहुत ज़्यादा याद करने का नहीं है मेरे हिसाब से, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे आप। अब यहाँ पर ये सीमांत और सीमाओं के बारे में बताया हुआ है जो हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए। ये राज्य के बारे में है जो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ने की ज़रूरत। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी था जो आज कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ना। साथ ही साथ अब आप मेरे को बताना कि अब हमें कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो आज वाली क्लास को देखकर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अब हमें कौन सी यूनिट को शुरू करना चाहिए। प्लीज़ इसके बारे में सभी के सभी फीडबैक देना। और अगले 3 या 4 दिन बाद मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय प्यारे साथियों।